कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर झुमरी तिलैया की वंदना सभा में आप सबों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्र हैं। बैठक प्रारंभ होगी। पहले हम लोग 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। हम लोग ध्यान योग स्थिति में आ जाएं। स्वस्थ बैठक प्रारंभ होगी, लेकिन उससे पहले अपनी परंपरा का पूर्ण निर्वाह करते हुए नित्य वंदनीय मां शारदे ओम भारत माता, सम्मानित मंच एवं उपस्थित अपने आत्मीय कार्यकर्ता, इन सबों के परिचय हेतु सम्मानित मंच के परिचय हेतु मैं आग्रह करता हूं धन्यवाद प्रदीप जी। आज हम सभी अपने कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर के इस विशाल कक्ष में जिस हेतु उपस्थित हैं उसकी चर्चा तो बाद में होगी ही, लेकिन जैसा मुझे पूर्व से कुछ जानकारी है कि आने वाला समय में अपने देश में एक महान पर्व होने जा रहा है। हम सब प्रतिदिन अपने मीडिया चैनल के माध्यम से सुनते रहते हैं कि अपने देश में चुनाव का एक माहौल बना हुआ है और अपना विद्यालय परिवार भी इससे वंचित नहीं रहने वाला है। इसमें किसी न किसी रूप में हम लोग भी भाग लेने वाले हैं। तो आज कार्यक्रम जो यहाँ रखा गया है, अपने विद्या भारती ये जो भी विद्यालय हैं अपने संकुल में, अपना कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर, शिव तारा के 2 विद्यालय, एक गुलाब रोड और एक यदुटार, इसी प्रकार जयनगर विद्यालय और चंदवाड़ा, जो भी इसमें कार्यरत हमारे आचार्य और दीदी जी हैं, आज सभी यहाँ उपस्थित हैं और अपना जो इस कार्यक्रम का मंच यहाँ पे तैयार है, मंचा से अपने अतिथियों का परिचय हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले ठीक मंच के बीच में अपने कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर के माननीय अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी, आप झुमरी तिलैया निवासी भी हैं। आपका यहाँ अपना CH स्कूल रोड में मकान है। साथ ही साथ आप हाई स्कूल के शिक्षक पद और प्रधानाचार्य के पद से अवकाश प्राप्त अभी वर्तमान में आप समाज सेवा में आपका कई जगह पे हम लोग नाम सुनते रहते हैं। आप हमेशा तत्पर रहते हैं किसी भी कार्य में। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब भी मंच पर इनका परिचय कराने के कभी भी मौका मिला तो ये कहना नहीं भूलते हैं कि आप हमारे भी गुरुजी हैं
6 to 10 तक हम आपसे शिक्षा ग्रहण किए हैं। आज इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हम सभी का मनोबल को बढ़ा रहा है। अपने ठीक नारायण बाबू के ठीक बाईं ओर कैलाश राज सरस्वती विद्या मंदिर के माननीय सचिव श्री अनुराग सिंह जी, हम सभी जानते हैं कि आपकी भी समाज में गहरी पैठ है और आप वार्ड पार्षद भी रहे हैं और हमेशा विद्यालय के प्रति या अन्य कोई सामाजिक कार्य हो आपकी उपस्थिति वहाँ रहती ही है। तो आज इस कार्यक्रम में आप मंचासीन हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। ठीक अपने अनुराग जी के बाईं ओर हम सभी के अभिभावक श्रीमान राम अवतार साहू जी, आप बाल काल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कई प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, आपने सभी प्रशिक्षण को ग्रहण किया है। प्राथमिक शिक्षा वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष जो नागपुर से 1 महीने का यह प्रशिक्षण होता है उसको भी आपने पूरा किया। और इस बीच में आप विद्या भारती के लिए पूरा समय दिए। सबसे पहले आचार्य, फिर प्रधानाचार्य, उसके बाद निरीक्षक के पद पर रहे हैं और साथ ही साथ जो झारखंड प्रांत की अपनी विद्या विकास समिति है, आप उसमें माननीय सह सचिव के पद पर भी रहे, प्रदेश सचिव के पद पर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं और अभी वर्तमान में जिस हेतु हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी दायित्व तो आपके ऊपर अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आपके ऊपर आया है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में संयोजक और सह संयोजक का पद महत्वपूर्ण होता है। तो संयोजक के पद पर अपने विभाग संचालक जी हैं जो मरकच्चों के हैं और आप संयोजक के रूप में हम सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं अपने पूरे विद्या भारती परिवार की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। अपने राम अवतार जी के ठीक बाईं ओर आप हैं माननीय हम सभी का जो संकुल है, उस संकुल के माननीय संयोजक हैं आप श्रीमान राम रतन महर्षि जी। हम सभी इनसे अच्छी तरह परिचित हैं कि केवल आप विद्या भारती में ही नहीं, झुमरी तिलैया में कम से कम जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जहां तक मुझे जानकारी है कि सभी संगठनों को, सभी सामाजिक संस्थाओं को आपका लाभ मिलता है। आप लगभग सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कहीं भी कोई कार्यक्रम हो सामाजिक, आपकी उपस्थिति वहां रहती ही रहती है। और आज इस कार्यक्रम में आप हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। ठीक मेरे बगल में श्रीमान दिलीप कुमार सिंह जी, अपने दिलीप जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ही नहीं, कुछ दिन पूर्व तक आप पूरे जिले के जिला कार्यवाह के रूप में हम सभी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते रहे हैं और अभी भी वर्तमान में आपके ऊपर जिला का दायित्व है। और साथ ही साथ आप जो विधानसभा आता है, कोडरमा विधानसभा में आपके ऊपर भी ये लोकसभा की दृष्टि से जो चुनाव का कार्य होने वाला है, उसमें आप वर्तमान में अभी संयोजक के रूप में उपस्थित हैं और मंचासीन हैं। मैं अपने विद्या भारती परिवार की ओर से आपका आज के दिन हृदय से स्वागत करता हूँ। कुछ परिचय और भी है। ठीक मेरे मंच के सामने
उपस्थित हैं अपने इसी विद्यालय के माननीय कोषाध्यक्ष नवल कुमार जी। आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर हम सभी का मनोबल बढ़ाए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। ठीक अपने नवल बाबू के बगल में अपने शिव तारा सरस्वती विद्या मंदिर के माननीय प्राचार्य रमेश उपाध्याय जी, मैं आज इस कार्यक्रम में आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं। अपने उपाध्याय जी के ठीक बगल में श्रीमान मुंशी यादव जी, आप सरस्वती विद्या मंदिर की जो अपनी समिति है उसमें आप माननीय सदस्य हैं और इसी रोड में आपका आगे जाकर अपना आवास, अपना गांव है, लेकिन प्रतिदिन लगभग आपका भी विद्यालय आना जाना होता है और आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। अपने मुंशी जी के ठीक बगल में श्रीमान सर्वेंद्र साहू जी, आप सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य हैं और ये कार्यक्रम, जैसा मुझे जानकारी है कि आप आज दिन भर व्यस्त हैं, विद्यालय में नहीं हैं। आज डीसी के यहाँ आपका प्रोग्राम था और वहाँ से कार्यक्रम खत्म करके आप तुरंत वहाँ से समय पर उपस्थित हुए हैं और बीच बीच में भी आपका गाइडलाइन हमको मिलता रहा है, तभी जाके आज हम सभी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आपका भी हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। अब अपने प्रधानाचार्य जी के ठीक बगल में जो अपना जयनगर विद्यालय है, जयनगर विद्यालय के माननीय प्राचार्य राज कुमार जी, आज जयनगर से चल के इस कार्यक्रम में आप आए हैं, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। परिचय के कार्यक्रम के पश्चात अब हम आज की बैठक के बारे में प्रकाश डालने के लिए कि आज की बैठक का उद्देश्य क्या है, इस बैठक में हम जो आए हैं हमें करना क्या है, इन सब बातों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान सर्वेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। इस ओजस्वी भाव को अपने व्यक्तित्व में लिए हुए ओजस्वी और सम्मानित मंच विद्वत आचार्य दीदी जी, आप सबों का कैलाश राज सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। परिचय के ही क्रम में मुझे जैसा आभास हो रहा है, आज की बैठक की भूमिका कुछ आ गई है, फिर भी सोचने समझने के स्तर के आधार पर कुछ भ्रांतियां भी मन में आ जाती है। इस दृष्टिकोण से मुझे समझ में आया पूरी बैठक की विषय प्रवेश या भूमिका है। हम सभी यहाँ पर विद्या भारती के कार्यकर्ता के निमित्त उपस्थित हैं और ये हमारे मानस पटल में अंकित है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी मातृ संगठन के एक कार्यकर्ता है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, न कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहली तो ये अपने मानस पटल में अंकित होना ही चाहिए। तो सवाल है, मतदान जैसा उत्सव आ रहा है पूरे राष्ट्र में, हमें इस बैठक में क्यों बुलाया गया, इस बैठक की क्या उपादेयता है? तो कहा गया है कि आचार्य के गोद में विनाश और निर्माण दोनों का पालन होता है। हम जैसा विचारधारा चाहते हैं वैसा हम समाज को देते हैं तो उसकी प्रतिमूर्ति हमारे सामने आती है। आप जैसे दीदी जी, आप जैसे आचार्य पूरे राष्ट्र में लगे होंगे
अब विद्या भारती जैसी संगठन दीप नहीं बल्कि दिवाकर हो चुका है। पूरे राष्ट्र में अपनी ज्योति प्रकाश से प्रकाशमान कर रहा है। आज आपके द्वारा सृजित किए गए विद्यार्थी, मैं समझता हूं कि भारत के हर क्षेत्र के जन्मनाती सितारों में से एक होंगे। ठीक ऐसा ही कुछ काम, उस दायित्व का बोध आज के बैठक में करना है। हमारी योजना अनुसार, हमारी बात के अनुकूल सरकार में कोई विषय रखने वाला, अपना विश्व का इतना विशाल लोकतंत्र हमारे योजना अनुसार संचालित हो, इस निमित्त अपने विचारों को परिष्कृत करने के निमित्त हम यहाँ आए हैं। और जो यहाँ से विचार चिंतन मंथन के पश्चात हमें मिलेगा, इसे हम अपने संपर्क साधना के माध्यम से समाज में जन जन तक पहुँचाएं। उद्देश्य आज के बैठक का मूल रूप से यही है। थोड़ा सा आज के बैठक में स्वार्थगत मैं बिंदु पर चिंतन करता हूँ। इस बैठक की बाध्यता और महत्व क्यों बढ़ जाती है? अभी हम जिस राज्य में हैं, अपनी विचारधारा की भले सरकार नहीं है, ठीक इसके पूर्व अपनी विचारधारा की सरकार थी। तो दुर्भाग्य कहिए या संजोग कहिए, इस विपरीत विचारधारा वाली सरकार में ही कोरोना काल का सामना भी हमने किया। मात्र एक बयान अपने यूं कहा जाए दिवंगत शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा जो आया, उसके कारण प्राइवेट संस्थानों में हम जैसे विद्यालय संचालित करने वाले आचार्य दीदी जी के आर्थिक बिंदु को प्रभावित कर दिया गया। ये बात हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं पूरे आत्मगौरव के साथ कहता हूँ, शायद अपनी विचारधारा वाली सरकार होती तो ये बात समाज में नहीं रहती। और उस बीज पान का अभी भी हम सबों पर असर है कि अपने व्यक्तित्व, अपने दिनचर्या में से उस जहर का पीलापन कभी भी साफ नहीं हो पाया। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण काल है हम सबों का कि अपने विचारधारा के अनुकूल हम समाज में लोक जागरण, जन जागरण का कार्य करेंगे और अपने ही विचारधारा के अनुकूल प्रतिनिधि का चयन होगा और उसके बाद की जो कड़ी है, अपने ही विचारधारा के अनुकूल सरकार की भी रचना और अनंतो गत्वा जो हमारा अंतिम उद्देश्य है, भारत माता परम वैभव को आसीन होगी। इसी बीज मंत्र को लेकर के आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे आचार्य दीदी जी के मन में जो बातें थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही होगी, अब विषय स्पष्ट हो गया होगा आज की बैठक का क्या उद्देश्य है। मैं इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। भारत माता की जय यही बीज मंत्र है और इस बीज मंत्र को साकार करने के लिए नींव की ईंट की तरह हम सबों को लगना है। इस प्रकार एक एक ईंट मिल करके ऐसा महल खड़ा कर देती है और उसका जो तंबूरा होता है वो दिखता है, लेकिन जो ईंटें लगी होती हैं वो दुनिया को दिखती नहीं है। तो हमको उस तंबूरे को बनाना है और उस तंबूरे को बनाने के लिए ईंट के रूप में अपने आप को प्रयुक्त करना है। तो अब समय न लेते हुए आग्रह करता हूँ अपने संघ के श्रीमान दिलीप जी से कि आज के बैठक के बारे में अपना जो आपकी योजना है उस योजना को मूर्त रूप देने की कृपा करेंगे श्रीमान दिलीप जी। तो लोक आस्था का ये पर्व
इसमें हम लोग को परिचय के निमित्त सारी बातें आ ही गई है और हमको लगता है कि सब लोग बहुत पहले से भी इसकी जानकारी पहले से भी मिलती रहती थी। आज फिर से एक तरह का पुनर्जागरण के निमित्त हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ उपस्थित हुए सभी महानुभावों का इसमें सादर आमंत्रण है, अभिनंदन है। आज हम लोग जिसकी चिंता करने वाले हैं कि वास्तव में हम अपना भारत देश को भविष्य में आने वाले समय में कैसा देखना चाहते हैं और उसका नींव जो रखने वाले लोग हम ही लोग हैं और यहाँ से ही सब कुछ बन करके अपना राष्ट्र अपना देश जो है वो परम वैभव तक जाने वाला है। तो हमारी इस लोकतंत्र में अभी जो चुनावी माहौल है उसमें आज हम लोग दो ही विषय पर बातचीत करेंगे। पहला विषय यह होगा कि इस लोकतंत्र इस चुनाव में हमारी भूमिका क्या होगी। दूसरा विषय इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं कि विद्या भारती के कार्यकर्ता होने के नाते हम समाज के क्षेत्र में जाकर के अपना इस कार्यक्रम के माध्यम से कितने अधिक संपर्क कर सकते हैं और एक बृहद सूची कैसे तैयार कर सकते हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हमें लगता है कि 10 से 15 मिनट का एक ओपन सेशन हो जिसमें हम सभी को थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ जाए कि अगर हमारी मेहनत से हमारी अच्छी सरकार बनती है तो उसका क्या क्या राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए आज हम जहाँ से चले थे आज हम कहाँ तक उसको देख पा रहे हैं और आगे में अपेक्षा हमारी क्या है। क्योंकि ये विषय कभी कभी जब हम यहाँ से निकलेंगे कहीं कहीं, वैसे तो इस पर हमको काम बहुत ज़्यादा खुल के नहीं करना, लेकिन कहीं कहीं जब चर्चा का कुछ विषय आता है तो उसमें हम किसी के साथ कुछ चर्चा करेंगे तो आखिर हम क्या क्या चर्चा करेंगे। तो इस पर लगता है कि एक बार इसमें हम लोग आपस में एक दो विषय अपने स्तर से लगता है कि नहीं ये 2014 से लेकर के अभी तक ये काम अच्छा हुआ है, ऐसा अगर हम लोग आपस में, चूंकि ये बातचीत जब करेंगे हम लोग संघ परिवार के लोग हैं तो सभी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमें तो पार्टी के बात हिसाब से नहीं जाना है, हमें तो अपने देश को गौरवशाली बनाने के हिसाब से समाज में जाना है और क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हुई वो बताना है। तो एक बार हम लोग ऐसा कुछ बिंदुएं बता सकते हैं कि जो राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में, संस्कृति के हित में कुछ अच्छा काम क्या क्या हुआ है। और तो लगता है कि हम लोग फिर उसके बाद सबका ये सामूहिक जो चर्चा होगी यही बातें फिर लेकर के हम लोग समाज में भी जा सकेंगे। तो इसकी शुरुआत हो कहीं आचार्य से कि ये काम ये था जो हमको अच्छा लगा, ऐसा करके हम लोग 15 मिनट तक इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। ओपन सेशन है, अपना विचार रखना है कम शब्द में। अपना विचार रखने के लिए आप मंच पर भी आ सकते हैं और नहीं तो आपके पास भी माइक पहुंच जाएगा। हाँ, तो कोई खड़ा होने को हम समाज में जाएंगे तो हमारे द्वारा क्या क्या बातें हो सकती है। एक दो उपलब्धि ही बताना है, सबकी सहभागिता हो। एक ही बिंदु बताना है ना। सम्मानित मंच और इस पुनीत कार्य जो उपस्थित कार्यकर्ता बंधु भगिनी सभी को सादर नमन। अभी जैसा कि कहा गया है कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों की क्या उपलब्धि हुई है। हम जब समाज में जाएंगे तो क्या चर्चा करेंगे, क्या बिंदु रखना है, तो अभी तो कई बिंदु हैं। 140 करोड़ नागरिकों यानी मोदी का परिवार को पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की गारंटी के तहत विभिन्न योजनाओं और नीतियों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है। आयुष्मान भारत 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य उपचार मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए शून्य बैलेंस बैंक खाते के माध्यम से वित्तीय समावेश हुआ है। अपने विचार से अपने मन से पीडीएफ देख के नहीं बोलना, जो प्रभावित तो प्रारंभ में जो जनधन खाता उसके का जो खुला है बहुत लोगों को लाभ मिला है और लोगों को लाभ मिल रहा है प्रत्यक्ष रूप से। धन्यवाद। हरिओम। सम्मानित मंच, एक सेकेंड, अब एक्स्ट्रा हम लोग संबोधन का काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा रोकिए, सीधा सीधी बात करिए। सब संबोधित है, सब अपने घर के। मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल का अगर मूल्यांकन किया जाए तो मेरी दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा उनका, जो सबसे हार्ड डिसीजन था, वो धारा 370 को कश्मीर से हटाना था। क्योंकि ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री में साहस नहीं था या नहीं हो सकता है कि इतने विरोध के बाद भी धारा 370 हटाए। साथ में राम मंदिर के निर्माण में भी जिस प्रकार की भूमिका उनकी रही, यह भी सराहनीय रही है। इसमें एक बात हमको ध्यान रखना है कि जैसे हम बोले 370 धारा, तो बहुत लोग केवल यही बात बोल रहे हैं, उनसे क्या फायदा हुआ? वहाँ हम जमीन खरीद पा रहे हैं, वहाँ के सरकार, हमारे सरकार के बाद किस प्रकार से मनाया गया, कैसे कैसे बिल लाया गया, क्या क्या समस्या, अगर उससे संबंधित ज़्यादा जानकारी है तो वही एक पॉइंट पर ही देना। राम मंदिर बन गया ये मतलब नहीं है, राम मंदिर में कितने संघर्ष हुए, कैसे कैसे करके ये हुआ निर्णय, तो थोड़ा उसको प्रभावी ढंग से रखने का अभ्यास। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसके कारण अयोध्या के आसपास के जो भी जगह है, स्थान है, उनका महत्व बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया और वह इंटरनेशनल तीर्थ बन गया। विदेश से लोग वहाँ आ रहे हैं, महंगे महंगे होटल बनाने की प्रयास हो रही है और कोरोना काल में जो प्रबंधन हुआ वैक्सीन का, वो पूरे विश्व को चौंका देने वाला कार्य था। ऐसा कार्य कहीं नहीं हुआ। धन्यवाद। कम समय में अपनी बात रख देंगे। जी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर जो सीए का बिल पास हुआ है, वो अभी तक का मेरे लिए बेस्ट डिसीजन है। एक सेकंड, इनको माइक दीजिए, इन्हीं को। तो सीए जो आया, अफगानिस्तान बोले, पाकिस्तान बोले, बांग्लादेश बोले, क्या निर्णय हुआ उसमें? सीए से क्या फायदा है? फायदा है कि हमारे वहाँ जो भाई बहन वहाँ पे रह रहे हैं, अल्पसंख्यक जिन पे अत्याचार हो रहा है, उनको 2014 के बाद पहले से जो उनको नागरिकता, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, वो यहाँ आके रह सकते हैं। उन पर जो अत्याचार वहाँ पे हो रहा है वो कम होगा, वो इंडिया में आके रह सकते हैं। तो वहाँ अल्पसंख्यक कौन हो गए? हिंदू, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक हुए। जी। तो मुस्लिम को तो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ जो अदर धर्म के लोग हैं वो तो अल्पसंख्यक ही हो गए। तो मतलब मुस्लिम को अनुमति नहीं है? नहीं। ठीक। अभी जो किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि का जो
वो चल रहा है, ये बड़ा ही सराहनीय है। अन्नदाता के लिए कुछ सोचा है। किसान निधि वाला ना, तो किसान निधि में क्या मिल रहा है? 6,000 रुपया वार्षिक है, 2,000 करके 3 बार किसानों को दिया जा रहा है। और इसमें एक बड़ी उपलब्धि रही भारत सरकार की कि एक बार में लाखों लोगों को डीबीटी के माध्यम से, जो कि पूरे विश्व में इसको सराहा है। इस प्रधानमंत्री अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में जो नई शिक्षा नीति आई है, क्रमशः लागू भी हो रही है और ये अच्छा प्रभाव आएगा। और ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए कि नई शिक्षा नीति के तहत कार्य प्रारंभ हो गया है, हो रहा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इनको जो बढ़िया से समझा सकते हैं वो थोड़ा माइक ले लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो पूरे देश में क्रियान्वित हो रही है, इसके तहत वर्तमान समय की जो शिक्षा पद्धति थी 10+2+3, इसको हटाकर 5+3+3+4 किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित किया गया है वो है शिशु वाटिका। ये कंसेप्ट जो है अब पूरे राष्ट्र में लागू होगा। जैसा कि हम जानते हैं, शिशु वाटिका की शुरुआत विद्या भारती के माध्यम से ही हुई थी, लागू होने वाली है। ताली बजता है यहाँ क्या? तो विद्या भारती का नाम आया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्या भारती का अहम योगदान रहा है। हाँ, चलिए और दीदी जी की ओर से आना चाहिए ना। नहीं, और कुछ इसमें ऐड करना है? और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐड करिए ना, ऐड करने दीजिए पहले। हाँ, और आज ही हम लोग का ट्रेनिंग सेशन जो था वो ब्लेंडेड एजुकेशन पे था, मिश्रित शिक्षा प्रणाली पे, जिसमें यह कहा गया है कि हम लोग का आगे का एजुकेशन जो होगा, शिक्षण जो होगा, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में होगा। शिक्षकों को भी इसमें पूरी तरह से ट्रेंड होना पड़ेगा और विद्यार्थियों को भी मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार करना होगा कि आप दोनों चीज़ के लिए तैयार हैं। थोड़ा प्रधानाचार्य को भी दिया जाए। शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के लिए क्या है? हाँ, इसीलिए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम सभी शिक्षा क्षेत्र से हैं तो इस पर थोड़ा चर्चा होगा। विद्यार्थियों के लिए ये सबसे बड़ी बात ये हो गई कि पहले एक स्ट्रीम जो लेके चलते थे, तो साइंस के लोग अगर पहले साइंस रख लिए फिर वो आर्ट्स में नहीं जा सकते थे। यानी कि जो स्ट्रीम में जो बंधा हुआ था, अब वो उनको इस बात की आज़ादी मिल गई कि कोई फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता। और जब तक कि आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं, अगर आप चाहें कि यहाँ से वहाँ चले गए तो एक बड़ी समस्या हो जाती थी, फिर से नया एडमिशन लीजिए। तो अब क्या उसमें हो गया है कि आप यहाँ जितना दिन तक का कोर्स किए हैं उसका सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में वैलिड होगा। फिर आगे जब बढ़ जाएंगे आप तो वो उसका अगला स्टेप आप दूसरी जगह से कहीं से भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से अवसर एक नहीं, चारों तरफ से उनको अवसर मिल रहा कि आपका कोई भी किया हुआ काम बर्बाद नहीं हुआ, मौका ही मौका है आपके लिए। और तो सबसे बड़ी बात, विद्यार्थियों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मिलना था, हम लोग इसकी अपेक्षा करते हैं, अभी जो हम लोग विद्यार्थियों को दे देते हैं, +2 तक पढ़ लिया है, +2 का होल स्क्वायर, दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है उसको वो नहीं समझ पा रहे थे। आज क्या हुआ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कि उनको स्किल एजुकेशन की ओर मोड़ा गया। अब जो बच्चा पढ़ेगा तो ऐसा नहीं होगा कि बस सिर्फ किताब पढ़ दी, वो केस स्टडी करेगा, समाज को समझेगा, समाज में जितने प्रकार की जो शिल्प हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेगा, उनके उस शिल्पकार के प्रति उसके अंदर जो सम्मान का भाव होना चाहिए उसको कैसे करें, इसके लिए वर्ष भर में तय किया हुआ है कि कम से कम ऐसे 15 दिन का विशेष उसको दिखाना, बताना, जानकारी देना, ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब है क्या कि मैं खड़ा हुआ था क्योंकि अपना मेरा टॉपिक कुछ दूसरा था, एक पॉइंट अगला बोलना था।
अपना अवसर। एक दौर होता है कि हम लोग भारत देश के की जो सबसे बड़ी आबादी जिसको बोलते हैं, जो हम लोग अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, उसके सामने या पूरे देश में अपनी समस्या या अगर हमारे प्रति जो अत्याचार हो रहा था, ना तो हम उसको बोल पा रहे थे कहीं समाज में और ना तो कोई उसको नोटिस करने वाला था। बात सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस हम लोग खो चुके थे, आत्मगौरव खो चुके थे हम लोग। अब क्या हुआ, हमको जिनको लोग शांति दूत के नाम से पुकारने लगे थे, क्यों नहीं बोल सकते थे कि वह शांति दूत है, शांति दूत करते थे। समाज में ऐसे जो नकारात्मक ऐसी जो बातें थी उस पर हम लोग बोले वक्फ बोर्ड क्या है नहीं जानते थे। आज इस 10 वर्षों के इस कार्यकाल में ये मिल गया कि एक एक आदमी जाग गया। जिस नेट के प्रति आज जो कहते हैं कि आपको एक महीने में 60 GB नेट मिल जाता है, उससे पहले की क्या स्थिति थी, इतना उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो ये आत्मगौरव, आत्माभिमान और हमारे देश के प्रति जो गौरव का भाव था वो वापस आ जाए, सबसे बड़ी दीदी जी की ओर से और एक मंच की तरफ से भी रहेगा। डीमोनेटाइजेशन जो 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू किया गया, इससे भारतवर्ष में काला धन, आतंकवाद और नशे का जो व्यापार है, इस पर बहुत बड़ा रोक लगा। और डीमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद ही हमारा भारत जो है वो कैशलेस ट्रांजैक्शन करने लगा। और कैशलेस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ कि चोरियां, जो टैक्स की चोरी होती थी, उसमें बचत हुआ, जिससे कि हमारे देश के आर्थिक विकास हुआ। से भी दीदी जी लोग को बोल रहा है। हरिओम। जो मुझे सबसे अच्छी लगी महिला समाज से ही बात है कि मुस्लिम समाज से बहनों की जो बहनें हैं, उनका जो शोषण कई सालों से हो रहा था, जो घरेलू हिंसा की शिकार थी, उनको डरा के रखा जाता था कि बात नहीं मानोगी तो तलाक दे दूंगा। तो इससे उनके अंदर जो डर था, खौफ था, उससे उनको बहुत राहत मिली है। मैं इस चीज़ के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी बहुत सारी योजनाएं हम लोगों के सामने आई और काफ़ी सराहनीय हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया। मुझे लगता है कि उज्ज्वला योजना और सुकन्या योजना भी इसका एक पार्ट है और वो भी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे हमारे समाज में जो बेटियों को लेकर जो मानसिकता थी, वो मानसिकता उनको पढ़ाने को लेकर, उनके ब्याह को खर्च को लेकर और चूल्हा कैसे जलाएं, लकड़ी से नहीं जलाएं, तो उनके लिए निःशुल्क जो उज्ज्वला योजना चलाया गया, ये अच्छा पक्ष था। मौका है नहीं तो अब एक मौका है अपने मंच से कि वास्तव में हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से प्रेरित रहते हैं और ऐसा राज्य हम चाहते हैं, राम राज्य भी चाहते हैं। तो अंतिम कुछ चीज़ें जो बहुत ही आवश्यक होती है अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए, तो रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये रोटी, कपड़ा और मकान की दृष्टि से ये क्या उपलब्धि अभी हुई है, उसको हम कहाँ तक देख पा रहे हैं, ये थोड़ा अपने मंच से अगर इसको कोई बढ़िया से हम लोग को समझा सकें तो। नहीं, मंच से नहीं, अब उधर का समय समाप्त। रोटी, कपड़ा और मकान जो अभी दिलीप जी की ओर से कहा गया है, सर्वप्रथम मकान के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। पूर्व की सरकार के द्वारा जो आवास योजना दिया जाता था उसको इंदिरा आवास योजना कहा गया, उसमें 1-1.25 लाख के लगभग मिलता था। लेकिन इस सरकार की एक उपलब्धि रही
कि इन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए 2.25 लाख रुपया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,75,000 रुपये का योगदान दिया गया और मकान का निर्माण कराया गया। जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है, वैसे बेघर जिन लोगों को जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, उसके लिए वर्टिकल फ्लोर में एक प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्टिकल फ्लोर आया था, इसमें 4.5 लाख रुपये का आवास आपको हर म्युनिसिपल क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में मिला। इसमें 2 लाख आपको देना था, बाकी 2.5 लाख रुपये सरकार की ओर से दिया गया, झुमरी तिलिया नगर परिषद के द्वारा भी दिया गया। ये तो हो गया मकान के संबंध में। रोटी के संबंध में लगभग 80 करोड़ लोगों को जो अभी प्रधानमंत्री ये अन्य योजना जो है उसके तहत निःशुल्क वितरण किया जा रहा है पीडीएस के द्वारा। पहले क्या था कि कोविड के समय 1 रुपये अनाज मिलता था। कोविड के समय 2 तरह के अनाज का वितरण हुआ, एक पैसे का 1 रुपये किलो के हिसाब से और एक निःशुल्क में आपको दोनों में प्रति यूनिट 5-5 किलो मिलता था। अब क्या किया गया कि 80 करोड़ लोगों को जो पीडीएस के कार्डधारी हैं, पीएच अंत्योदय, उनको निःशुल्क अनाज मिल रहा है प्रति यूनिट 5 किलो, जिसमें 3 किलो आपको गेहूँ और 2 किलो चावल। ये हो गया रोटी के संबंध में। और कपड़े के संबंध में भी हम कहना चाहते हैं कि कपड़े में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। गुजरात में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कपड़े का निर्माण कर रही है और सब्सिडी रेट में हर जगह हमको कपड़ा उपलब्ध है। एक खादी ग्राम उद्योग की तरफ से भी अभी हम लोग को कपड़ा मिल रहा है। फिलहाल आज ही मैं गया था खादी ग्राम उद्योग, तो वहाँ सस्ते कपड़े हैं, 25% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। बस इतना जो विषय मिला था उस संबंध में मैं धन्यवाद सर। आज की यह जो बैठक है, दिलीप जी ने बहुत अच्छी सब्जेक्ट वाइज चर्चा करवाई। हम लोगों को यह जो लोकतंत्र का महापर्व है, जब भी कोई पर्व आता है तो हम हर कोई उससे प्रभावित होते हैं। हर कोई अपने अपने रूप में उसमें शरीक होते हैं और खुशी मनाते हैं। कोई मिठाई खा के खुश हो जाता है, कोई नए कपड़े मिलने पे खुश हो जाता है, कोई पूजा पाठ में लग जाता है, कोई मेला घूम के खुश हो जाता है। मतलब हर कोई उस पर्व को अपने अपने रूप में और खुल करके मनाता है और आनंद लेता है। लेकिन यह जो लोकतंत्र का महापर्व जो चुनाव है, यह महापर्व है। तो इस महापर्व में भी हमको वैसे ही सक्रिय रूप में शरीक होना है जिस रूप में हम दुर्गा पूजा, दीपावली, होली या छठ मनाते हैं। कोई भी इससे अछूता नहीं रहे, सबकी सहभागिता हो। तो सहभागिता के में हम तो विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तो हम हैं नहीं। हम कोई मंच पे जाकर के भाषण देना या प्रदर्शन करना या घर घर जाकर के झंडा बैनर लेके संपर्क करना, यह कार्यक्रम तो हम नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते। हमको करना क्या है? हमको लोक जागरण का काम करना है। लोक जागरण में हमको टोली बना के
व्यक्तिगत रूप में लोगों से ज़्यादा लोगों से संपर्क करना। अभी पूरे 3 लोकसभा क्षेत्र का एक बैठक गिरिडीह में हुई थी और उसमें हमारे बीच उपस्थित बहुत से कार्यकर्ता शरीक हुए थे जो वहां पर वांछित थे और उसी कार्यक्रम के निमित्त वहीं पर सूचना देके हमारे सर्वेंद्र जी ने जो संकुल का दायित्व है इसका इनके पास, तो इन्होंने कहा था कि आज मैं 15 तारीख को अपने संकुल स्तर की बैठक में करूंगा और आज इन्होंने ये बैठक संकुल स्तर की बुलाई है। जो आप उस दिन की बैठक में नहीं जा सके थे उन तक वह मैसेज पहुंचाना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आपको करना क्या है। फिर इस बैठक के बाद इसकी जो निचली इकाई है संकुल के बाद विद्यालय स्तर की बैठक, जिसमें कि विद्यालय के सारे लोग शरीक हो सके। आज तो हमको लगता है विद्यालय के सारे लोग नहीं आए हैं, तो वहां भी इसी तरह की बैठक लेना। वो विद्यालय स्तर पर जो लोग होंगे जिनका दायित्व होगा वो लेंगे। विद्यालय स्तर के बाद विद्यालय में जो निर्णय होगा या तो टोली बनाई जाएगी या व्यक्तिगत दायित्व दिया जाएगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अपने मोहल्ले में आप जन जागरण का कार्यक्रम आपको करना और उस कार्यक्रम में विषय यही लेके जाना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा मतदान करना। मतदान हमारा एक अधिकार है, इसका हम सदुपयोग करें और जितना ज्यादा मतदान होता है उतना अच्छा परिणाम आता है। तो यह बात लोगों को बताना और लोकतंत्र में मतदान आवश्यक है। हम अपने मनोनुकूल सरकार चुने, प्रतिनिधि चुने और प्रतिनिधि कैसा चुने इसमें अपनी बातों को रखना। तो प्रतिनिधि कैसा चुने जो राष्ट्र का विकास कर सके, जो राष्ट्रवादी हो। जब आप इतना बोलेंगे तो सारे लोग आपकी बातों को समझ जाएंगे और उसी के क्रम में जो अभी दिलीप जी ने चर्चा कराई, आपकी बैठक में आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए और माना जाए, इसके लिए आपको अपनी उपलब्धियां भी, सरकार की उपलब्धियां भी आपको बताना है। लेकिन उपलब्धियां किस तरह से बताना है इसका ध्यान रखना है। अगर महिलाओं का समूह है वहां पर, तो जो महिलाओं से संबंधित उपलब्धियां हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, स्वच्छता में शौचालय की योजना है कि भाई शौचालय बना के मोदी जी ने मान सम्मान बढ़ाया हम महिलाओं का, या उज्ज्वला के माध्यम से हमारा जीवन आसान किया, सुकन्या समृद्धि योजना, या जो महिला से संबंधित जितनी योजना है। आज तो नेट का जमाना है, आप निकालेंगे तुरंत सब कुछ आपको नेट पे मोबाइल पे मिल जाएगा। तो जहां महिलाएं हैं वहां महिलाओं से संबंधित योजना पे आपको चर्चा करनी है। और जो डायरेक्ट बेनिफिटेड ग्रुप होगा, जो आप जहां बैठे हुए हैं, जो जिस योजना से लाभान्वित हो रहा होगा, उसकी बात अगर आप करेंगे तो उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी और ज्यादा वो प्रभावित होगा। जैसे आप गए किसी इलाके में और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभ इनको मिला है, तो आपको वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करना है। आप अगर ऐसे दलित बस्ती में गए हैं तो आपको प्रधानमंत्री अन्न योजना की चर्चा करनी है। अगर आप युवाओं के बीच बैठे हैं तो जो युवाओं से संबंधित योजनाएं हैं उन योजनाओं की चर्चा करना है। विद्यार्थी के बीच हैं तो विद्यार्थी से संबंधित योजनाओं की चर्चा करनी है। अगर आप बुजुर्गों के बीच हैं तो जन आरोग्य योजना की आपको चर्चा करनी है। और जो
मतलब जो सीधा दिखाई दे, जो इस 10 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम किया है और जो लोग बेनिफिटेड हुए हैं उनको सीधा दिखाई दे, उनके मर्म स्थल तक वो बात जाए, उसी बात की विशेष करके चर्चा करना है। राम मंदिर की चर्चा तो करना ही है, 370 की चर्चा तो करना ही है, लेकिन जो जिस समूह में हम बैठे हैं, जहां पर हम बैठक ले रहे हैं, वहां पर उसकी विशेष चर्चा करनी है। और दूसरा, उसमें आप जब अपने मोहल्ले में जब इस तरह का कार्यक्रम करें तो आप कुछ लोगों को इकट्ठा कर लें, आप खुद भी कार्यक्रम में ये सब बातें कहें। और मुझको लगता है कि आप अपनी टीम में से हम लोगों को किसी को जो दायित्वधारी है उनको भी उन बैठकों में अगर आप बुलाएंगी तो हम लोग भी जाकर के जब आपके साथ साथ अपनी बातों को कहेंगे एक साथ समूह में, तो उसका भी प्रभाव होगा। तो यह कार्यक्रम हम लोग को करना है, अवसर नहीं चूकना है। जो आज हम लोगों ने मेहनत की है 2014 में, 2019 में, उसका परिणाम हमको मिला है। इस बार जो यह विशेष अवसर है, क्योंकि यह जो सत्ता का जो सिस्टम है यह मल्टीपल सिस्टम है, 1+1 सिस्टम नहीं है, मल्टीपल सिस्टम है। ये मल्टीपल सिस्टम में जो हमारा पहला 5 साल था, जो 14 में हमारे प्रयास से जो हमारे विचारधारा की सरकार आई और उसने जो काम किया, तो उसने आधारभूत संरचना का काम किया। फिर 2019 में जो हम लोगों ने प्रयास किया, जो हमारी सरकार आई दूसरे टर्म में, तो उसने हमारे जो वैचारिक जो हमारे योजना थी उनको उसने लागू किया। जैसे 370, राम मंदिर, ये सब वैचारिक दूसरे कार्यकाल की योजनाएं हैं। प्रथम कार्यकाल में आप याद करेंगे तो शौचालय की योजना है ना, उज्ज्वला योजना, मतलब बेसिक कार्यक्रम हुआ। सेकंड फेज में हमने वैचारिक कार्यक्रम किया। अब जो तीसरा फेज है, मोदी जी ने इसको हम सबको बताया भी है कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे। तो इस बार सचमुच में जो विकास के काम होंगे, जो हम सभी मंचों से कहते हैं कि भारत भूमि का पुराना वैभव फिर लौटेगा, जो हम विश्व गुरु का हमारा दर्जा था, जो हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, वह काल फिर लौटाने के लिए यह 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार हम लोग जी जान से, तन मन धन से अगर देश की सेवा करते हैं तो आने वाले 5 साल में भारत भूमि जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होगी। तो हमको मौका नहीं चूकना है और अपना पूरा सब कुछ 100% हमको न्यौछावर करके यह जो काल है, आज आपको 15 तारीख हो चुकी है, मार्च का 15 दिन और अप्रैल 1 महीना और मई आधा महीना, मोटा मोटी 2 महीना का यह समय हमारे पास है। और यह 2 महीना हम अपना सारा काम करते हुए देश को हम न्यौछावर करें, अपने संगठन के लिए न्यौछावर करें और देश के विकास के लिए हम अपना दें। तब आने वाले समय में हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भारत दे पाएंगे और हम सुकून से जीवन जी पाएंगे कि हमने भी देश के लिए कोई काम किया है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि जी। अब क्योंकि हमारी योजना के अनुसार अपने जो लोकसभा के सह संयोजक हैं, विद्यालय के आप अभिभावक भी हैं, तो आपसे आग्रह होगा कि बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन हम आचार्य और दीदी जी को
इस जो आने वाला कार्यक्रम है अपना लोकसभा का चुनाव, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ मार्गदर्शन आपके द्वारा किया जाए। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से विद्या भारती संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान नारायण सिंह जी। आयोजन जहाँ है इस विद्यालय के सचिव महोदय श्रीमान अनुराग सिंह जी, संकुल के संयोजक श्रीमान राम रतन महर्षि जी, हमारे संपर्क विभाग की टीम में जिला के संपर्क प्रमुख श्रीमान दिलीप जी, स्थानीय विद्यालय के समिति की माननीय कोषाध्यक्ष नवल जी, समिति सदस्य मुंशी यादव जी, संकुल के प्रधानाचार्य श्रीमान सर्वेंद्र साहू जी, जयनगर के प्रधानाचार्य श्रीमान राजकुमार जी और सिंतारा के प्रधानाचार्य श्रीमान रमेश उपाध्याय जी। उपस्थित हमारे बहुत ही निकटतम और प्रेमी और विद्या भारती को गति प्रदान करने वाले सभी आचार्य और दीदी जी। वास्तव में यह जो लोक पर्व आया है यह 5 वर्षों में आता है। बहुत सारी योजनाओं की चर्चा हुई है और खुल करके चर्चा हुई है ताकि हम यदि जिस योजना से जुड़े हुए हैं उसमें हमारा राम दिख जाए, हम अपने राम की खोज करेंगे। हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं, यह समय विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोरोना काल के बाद विद्यालय बहुत ही संख्यात्मक दृष्टि से बहुत पीछे रहा, आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा। अब धीरे धीरे हम उठ रहे हैं। अब चूंकि संघ और विद्या भारती से हमारा सीधा संपर्क रहा है, इसलिए मैं इसको अनुभव कर रहा हूं कि यह जो लोक पर्व आया है, क्या हम इसको चुनौती में लेकर के हम अपने विद्यालयों की संख्या अवश्य बढ़ाएं। हमारा तो आधार ही है अभिभावक संपर्क। हम अभिभावक संपर्क के आधार पर अपने को गति प्रदान करते हैं, वर्ष भर की योजनाएं बनाते हैं। अभी इसी महीने के अंत तक आप पूरा शैक्षिक पंचांग बना डालेंगे। इसलिए हम इस कार्य को अपना स्थान देते हुए, अपना अंजाम देते हुए हम जब समाज में जाएंगे तो हमको तो अपना ध्यान रखना ही है, साथ साथ राष्ट्र नीति और राष्ट्र धर्म का ध्यान रखना है। वर्तमान समय भारतवर्ष जो है, हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। आर्थिक रूप से हम तीसरे स्थान की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कभी सुना करते थे कि अन्न के अभाव में भूखे कई मनुष्य, कई गांव में लोग प्राण त्याग कर रहे हैं, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है कि कोई भूखे मर रहा हो। हम कभी सुना करते थे आतंकवाद से पीड़ित अपना झारखंड जो है यह नक्सल से बहुत प्रभावित, लेकिन आज यह संख्या 0 के बराबर हो गया है। या तो वे सभी अपने काम से निपट गए, या कैद हो गए, या देश की मुख्य धारा से जुड़ गए। बहुत सारी योजनाएं हुई कि झारखंड में देश के लिए यह गौरव का विषय है कि हमारी सेनाएं आज गर्व के साथ गोली चलाने में झिझकती नहीं है। उसके जो सेनानायक है वो देश की सुरक्षा के लिए कितना तत्पर है,
आज से 10 वर्ष पूर्व का स्थिति देख लें और वर्तमान समय का स्थिति देख लें, तो हम राष्ट्रनीति में राष्ट्र धर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह अवसर हमको किस परिस्थिति में आया, कब आया? तो निश्चित रूप से 2014 से यह उज्जवल भविष्य हम सबों के बीच में आया है। आज व्यक्ति मनुष्य को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। इन सब चीजों पर वर्तमान सरकार बहुत तेजी से और सूक्ष्मता पूर्वक कार्य कर रही है। एक व्यक्ति के आवश्यकता की क्या चीज हो सकती है ताकि वह स्वाभिमान के साथ रह सके, अपना आत्मबल मजबूत रखे और फिर इस देश के लिए वह सब कुछ कर सके जो 500 वर्षों का हम लोगों ने राम मंदिर आज अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। यह सामान्य बात नहीं है। भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर अन्य देशों में इस देश की स्थिति आ गई है कि लोग अपने मान सम्मान को बहुत उन्नत समझ रहे हैं। उनके जन्म विदेशी भूमि पर हुआ है, लेकिन अपने आप को आज भारतीय कहने में वो गर्व महसूस कर रहे हैं। हम राम मंदिर यहाँ की बात करते हैं, आज अबू धाबी में भी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। यह सब बातें हम अपने देश नीति के तहत हम समाज में जब संपर्क में जाएंगे, वैसे इसका जागरण संबंधित लोग जागरण मंच बोल करके ऐसे कुछ पत्रक भी आएंगे जिसमें सारे विस्तार आएंगे। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, वह सब चीज आपके मोबाइल पर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में आज एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हो। कोरोना काल में विद्यार्थी भी मोबाइल पकड़ चुके हैं, अब उसको छुड़ाना मुश्किल है। और ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी गतिविधियां चल रही है, तो हमारा देश बढ़ रहा है। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वह सही दिशा में कार्य कर रही है, इसलिए इसे अवसर मिलना ही चाहिए, किंतु परंतु की बात ही नहीं। सूचनाओं में या समाचारों में आप देखते होंगे 400 पार यह एक नारा आया हुआ है। आप इधर से भी या अन्य समय में भी कभी सुनने को मिलेगा, हम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा के बैनर को लेकर नहीं चलना है, भाजपा के झंडा नहीं तोड़ना है, उसके गाड़ियों पर नहीं बैठना है। सही बात है, हम खुलकर के वहां नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमको वहां पर संपर्क के माध्यम से बताना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछेंगे आखिर किसको देना है, किसको करना है। तो फिर आप वहां बताएंगे नहीं, तो स्वयं आपको बता देंगे कि आपकी आवश्यकता को जो पूर्ति की है, आप क्या क्या बेनिफिट उठाए हैं। इसलिए हर क्षेत्रों में कार्य हुआ है। काम को बारीकियों के साथ हम लोगों को आगे बढ़ाना है। परिणाम निश्चित रूप से जो कर्म से सत्य को आधार मान करके कार्य करते हैं, सफलता उनको मिलती ही मिलती है। इसको मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कुछ देखा है। प्रारंभ से ही शिक्षा जगत से जब हमने बाल्यकाल से आवश्यकता अनुभव की थी इस संगठन के साथ कैसे कार्य करने का, तो चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो या संघ की शाखा हो, हमारी प्रेरणा वहीं से प्रारंभ हुई और आज वो सामने दिखाई देता है। कई अवसरों पर ऐसा हमने सुना है, देखा है, कई लोगों ने ऐसी घोषणाएं की हुई थी अपने, क्योंकि सरसंचालक अभी नहीं है, सरसंचालक माननीय को पहले सुदर्शन जी, उन्होंने घोषणा की थी कि 2020 तक हिंदू हम जो करते हैं वो हमको दिखाई देगा। उनकी घोषणा थी। कई साधु संत महात्माएं घोषणा किए हुए थे कि आने वाली सदी भारत की है, हम स्वर्णिम युग की ओर है। और 2024 क्या 2029 के लिए सोच रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे।
अन्य राजनीतिक दल। वर्तमान समय में केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करके वह कर सके ऐसा वो फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन वह संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए हमारे लिए रास्ते आसान है, कंटकाकीर्ण है जरूर, लेकिन उस कांटों को भी देखना है और उसी में अपना मार्ग निकालना है। तो संगठन ने यह सोच करके 2-3 पॉइंट्स लोगों ने ध्यान दिलाया है कि हमको क्या काम करने हैं। हम यहाँ एक विशेष संगठन के लोग हैं, विद्या भारती संगठन के लोग हैं। ऐसे ही जितने विविध संगठन है, सभी संगठन अपने अपने स्तर से अपने संगठनों को गति प्रदान कर रहे हैं। आने वाले समय में उन सबका समन्वय के साथ मिल करके ऐसी एक बैठकें होंगी जिसमें हमको निचली इकाई तक जाना है। संघ की रचनाओं में बस्ती का एक स्थान है, बस्ती जिसमें कुछ पंचायत और कई गांव ऐसे मिलकर के बनते हैं। बाद में चल करके वो बूथ तक पहुंचेगा। तो वो तो काम राजनीतिक दल का है, वो करेंगे, लेकिन हमको भी अपने स्तर से करना है कि हम जिस बूथ पर हैं, जिस पंचायत में है, जिस गांव में है, या जिस नगर में है, या जिस बस्ती के साथ है, हम उस टोली में कम से कम ऐसे 8-10 लोगों का नाम निकाल कर रखें। दिलीप जी ने बताया था कि कुछ नामों का आंकड़ा हम लोगों को करना पड़ेगा, ऐसे खाका खींचने पड़ेंगे। हम संपर्क में जाएंगे तो हमारे विचार से मिलते हुए ऐसे कुछ अभिभावक आपको मिल जाएंगे, तो उनका नाम लिखना, उनके मोबाइल नंबर लेना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी तो बस जो इस यज्ञ में हम लगे हुए हैं, लेकिन फिर आगे जाकर के हमारा काम आने वाला है। तो प्रत्येक बूथ वाइज हमको ऐसे 2, 4, 5, 10 नाम कम से कम अधिकतम लेना है। हम जिस क्षेत्र में है, जहाँ पर है, अभी आप आचार्य विद्यालय के हैं तो विद्यालय का है, लेकिन आप जिस स्थान पर रहते हैं वह किसी न किसी बूथ के घेरे में होगा। आप कहीं मतदान करने जाते होंगे, शहर के हैं तो शहर में, गांव के हैं तो गांव में। जहाँ आपका संपर्क का दायरा होगा वहाँ ऐसे नामों को निकालना है। उस नाम को निकाल करके हमको गति प्रदान करनी है। अभी जो पिछला चुनाव, कुछ उपचुनाव हुए थे, अन्य राज्यों के जो चुनाव हुए थे जिनमें 3 भाजपा की सरकारें बनी थी, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बैठकों पर ध्यान दिलाया। अभी गिरिडीह की चर्चा किए थे हमारे रामचंद्र जी ने। वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख आलोक जी थे, वो प्रचारक हैं, केंद्र उनका रांची ही है। उनकी 2 बैठकों पर मैंने अभी तक सहभागी हुआ, रांची में हुआ और एक गिरिडीह में। दोनों जगहों पर समान बातें हो रखी है। बहुत सारी छोटी छोटी बैठकें के कारण लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान में तो हो ही नहीं सकता। वातावरण दूसरा है, समाचार भी उसी प्रकार के थे। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा 19-20 था, लेकिन वहां भी शंका था। लेकिन इन छोटी छोटी बैठकों का परिणाम, संपर्क का परिणाम, बूथ मैनेजिंग का जो कार्य हुआ विविध संगठनों के द्वारा, उसमें विचार जो संगठन है बहुत प्रभावी हुए और उनके विचारों से परिणाम आया। उन तीनों सरकारें अपने अनुकूल हुई। और हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच, वो दूर की सोचते हैं, सामने नहीं सोचते। देखेंगे यहाँ दृष्टि कहाँ है, आप अनुभव नहीं कर सकेंगे। उन तीनों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री हुआ, कोई चिंता नहीं थी किसी को, सब परेशान थे। वो पुराने लोग ही, वही सब कुछ किंतु परंतु 19-20 होगा, लेकिन सब नए नए कार्यकर्ता हुए और सब एक पके हुए और सब स्वयं से बनते हैं। लोग अनुभव करते थे कि एक योगी और एक मोदी, बस 2 ही देश में है, तीसरा कहीं है ही नहीं। कई लोगों ने सोशल साइट पर ऐसे वातावरण बनाए और कहे कि भाई संघ के पास तो ऐसे ऐसे हजारों हजार कार्यकर्ता है, 2-4 की कौन बात करते हैं। इसलिए नीतियां संघ की है, संघ का कार्य आगे बढ़ रहा है। संघ जो कभी 1925 में शुरू हुआ, उस समय जो देखा, आज वह फलीभूत होने वाला है।
प्रधानमंत्री जी ने इसे अमृत काल का नाम दिया है। हम सब अभी शताब्दी वर्ष की ओर जा रहे हैं संघ की रचनाओं में। कई प्रकार की योजनाएं भी आएंगी। अभी हमें किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ काम आगे बढ़ाने हैं। कोई भी क्षेत्र अपना खाली न रहे, सब जगह पहुँचे, इसलिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ बैठे हैं 4 विद्यालय के लोग, चारों विद्यालयों में प्रधानाचार्य जी को चाहिए कि आने वाला समय, अभी तो सूचना नहीं मिलेगी, आपके संगठन से भी ऊपर से सूचनाएं आ जाएंगी, विद्या भारती भी कुछ कहेंगी कि कुछ कार्यकर्ताओं का नाम 1 2 संख्या के हिसाब से आप ऐसे समय दें जो 10 दिन 5 दिन 15 दिन के लिए क्षेत्र में जाकर के पूरा समय दे करके लोगों को मोटिवेट कर सके। ऐसे सभी संगठनों की ओर से होने वाला है। इसलिए अपना भी मनोबल ऊंचा रहे और हम जो कार्य कर रहे हैं वह ईश्वरीय कार्य है। हम ईश्वरीय कार्य कहते हुए थकते नहीं है, लेकिन आज वह दिखाई दे रहा है कि हम वास्तव में ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। हम भगवान के काम में है। भगवान शब्द क्या है? ये 5 अक्षर जो 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये भगवान शब्द भी वही है। भगवान, भूमि, गगन, अग्नि, वायु और नीर, ये 5 भगवान शब्द है। इसलिए हम ईश्वरीय कार्य में लगे हैं। हम अपने आप को झांके, कार्य करता है, हम अपने दायरे को बढ़ाएं और आप एक कुशल नेतृत्व करता है। आप अपने क्लास में 30, 32, 35, 40, 50, 60 ऐसी संख्याओं को लेकर चलते हैं अपने कक्षाओं का, लेकिन आज समय आया है कि वह संख्या कम से कम हम अपने बूथ तक कैसे अभिभावकों तक अपने अनुकूल बना सकते हैं। अभी संकुल के संयोजक ने बताया है कि 2 महीने का समय, 2 महीना हमारा चिंतन रहना चाहिए। हम 2 महीना चिंतन करेंगे लोक पर्व का, लेकिन हम इसमें अपने राम, हमारा बालक, हमारा नामांकन, यह भी हमारा प्रभावी हो। यहाँ केवल विद्या भारती है, इसलिए मैंने इस विषयों को आपके साथ जोड़ा है। ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि हम अधिक से अधिक परिवारों में जुड़ जाए, जुड़ करके वहाँ के बच्चों को खोज लें और हमारे अनुकूल कौन हो सकते हैं, जहाँ जिस स्थान पर जैसे भी है। तो इतना बात मैं अपनी बातों को पूरा करूँगा, समय भी काफ़ी अधिक हो रहा है। आगे की योजनाएं संचालन के लिए प्रदीप जी। धन्यवाद सर। एक पंथ 2 काज, और काज भी ऐसा कि ईश्वरीय कार्य हम अपने उपस्थित आचार्य जी और दीदी जी की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन 100% सफलीभूत होगा। आगे मैं अपने विद्यालय के माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि अध्यक्ष के आशीर्वचन के लिए आप आगे आने की कृपा करें। माँ सरस्वती को नमन। सभागार में उपस्थित तमाम सज्जनों और देवियों, अब कुछ ज़्यादा न कह के बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। ऐसे कार्यक्रम तो 1 घंटे का बताया था प्रधानाचार्य जी ने, 2 घंटा से भी आगे हो गया। आप 9 बजे से ही आए हुए हैं, ये हमें पता है। इसलिए हम लोग क्या करना है, कैसे करना है, ये विस्तार से अन्य महर्षि जी और साहू जी और अपने और लोग बताए हैं, उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं। हम लोग एक कविता पढ़े हैं, आप भी, मैं हूँ एक सिपाही, जिसकी 2 पंक्ति है। दे हथियार या कीमत देवे, बस कर दे हुंकार। दे हथियार या कीमत देवे, बस कर दे हुंकार, और हुंकार हो चुका।
हमारे अधिकारी हुंकार कर चुके हैं। अपने विद्या भारती में आरएसएस में नेता नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। उनका गाइडलाइन आ गया, उनका हुंकार हो गया और आएगा तो बस मैं हूँ एक सिपाही, हम सभी विद्या भारती के सिपाही हैं, आरएसएस के सिपाही हैं, आगे पीछे किंतु परंतु हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। बस जो निर्देश आए उसका पालन करें। जिन बातों की यहाँ चर्चा हुई उसका अपने विचार दिमाग में मंथन करके यथासंभव जो आपको ईश्वर ने शक्ति दी है उसके अनुरूप इस महापर्व में भाग लें और कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। सतसैया के दोहरे अरुणाविक के तीर देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। अपने माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत कम शब्दों में सारी बातों को रख देते हैं और सारी बातें इसमें आ गई। आपका आभारी हैं। अब शांति मंत्र होगा और शांति मंत्र के पश्चात कुछ सूचनात्मक बातें हैं उसको हम सुन करके यहाँ से जाएंगे। शांति मंत्र स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ।